जय भारत दोस्तों। हमारा ये जो आज का वीडियो है वो है एमसीक्यूज को लेकर के। एमसीक्यू जो सी इंस्टीट्यूट ने इशू किए उनको लेकर के और एमसीक्यू जो मॉक टेस्ट पेपर में आए उनको लेकर के। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर एमसीक्यूज का वीडियो बनाओ, बट आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए बाहर था, जिसकी वजह से वीडियो से कैमरे से मैं दूर रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बना पाया। बट अभी रिसेंटली मैं मुंबई आया हूं तो मैं एमसीक्यूज वगैरह जो है वो आपके लिए तैयार करूंगा। बट ये है कि सारे एमसीक्यूज इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि आपको जिन एमसीक्यूज में डाउट्स हो वो सारे एमसीक्यूज आप भेजो मुझे। मैं कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज जो है, जो स्टूडेंट्स ने बोला या जो मुझे लगा कि एमसीक्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए, उनका वीडियो हम तैयार करेंगे यहाँ पर, वो एमसीक्यूज कवर करेंगे ताकि टाइम बचे। और एमसीक्यूज जो है थोड़ा फास्ट स्पीड से मैं लेकर के जाऊंगा, प्रोविजन को भी स्पीड से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने सारे प्रोविजन ऑलरेडी एक बार पढ़ रखे हैं। तो मुझे खाली आपको एक कॉन्सेप्ट फटाफट क्विक बता करके आपको आंसर बताना कि क्यों ये आंसर है, उसका रीजन बताना है। ओके, उसी हिसाब से हम चलेंगे, थोड़ा स्पीड से रहेगा। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, जिसने अभी जीएसटी पूरा ढंग से पढ़ा भी नहीं हो, तो वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उनको पूरा डिटेल में विद लॉजिक बताऊंगा। मैं आपको प्रोविजन समझाऊंगा, देन प्रोविजन के बाद क्या आंसर है और उसका रीजन क्या था वो बताऊंगा। दैट्स ऑल, हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए जिनके अभी एग्जाम आने वाले, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरा डिटेल में, पूरा वीडियो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँ, उतना टाइम उनके पास नहीं, वो सब कुछ देखे उसमें। तो उनको सिर्फ रीजन जानना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, जीएसटी पढ़ रखा है, उनको सिर्फ लॉजिक जानना है कि अगर ये ऑप्शन है तो क्यों है। दैट्स ऑल। तो बेटा इसी तरह से हम इसको स्पीड से लेकर के जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आए तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए आप, ओके, ताकि दूसरों को बेनिफिट मिले, क्योंकि अभी एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा वीडियोस आए नहीं है। तो हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके उनको मिले, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले मॉक टेस्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए उनका डिस्कशन। नाउ बेटा, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर जो अभी आपने मैं 19 के लिए दिया था, इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर है, ये वाला है ना। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर 2 marks एंड ईच, एंड 11 to 20 आर 1 mark ईच। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, एमसीक्यूज अटेंड करोगे तो आपको कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पे जाओ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या, वो क्या चाहते हैं, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। वो रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाएगी तो क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा आपको, बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट में आते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया पहले 2 लाइन में ही। और रिक्वायरमेंट क्या, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। मतलब ये समझ गया कि ये क्वेश्चन टीडीएस का, टीडीएस डिडक्ट के बारे में बात करेगा। जरा इस क्वेश्चन को अब हम रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज एटसेट्रा। ओके, गवर्नमेंट्स एजेंसीज वगैरह को उन्होंने सप्लाई किया है, और आपको बताना टीडीएस जो है डिडक्ट होगा या नहीं होगा। पहला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए लोकल सप्लायर ऑफ टू सप्लाई मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं आपके, उनको सप्लाई किया किसको, गवर्नमेंट एजेंसी को, एक लोकल सप्लायर ने। ओके, 2.6 लाख का इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड इज मेकिंग फुल पेमेंट। तो इस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। टीडीएस कटने के लिए प्रोविजन था कि अगर वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा हो तो टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं। यहां पे वैल्यू 2.6 लाख से मतलब 2,60,000 है, बट याद रखना वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 2,60,000 जो उसमें जीएसटी इंक्लूड है, अगर जीएसटी आप एक्सक्लूड करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 118, क्योंकि जीएसटी की रेट कितना 18% दिया क्वेश्चन में। तो आपका जो वैल्यू है सप्लाई की वो आएगी आपके 22339 अप्रोक्स। तो मतलब 2,50,000 तक भी नहीं पहुंचा अभी तक ये। तो 2,50,000 क्रॉस होता तो टीडीएस करता, तो इसका मतलब यहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बराबर, इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स इज मेकिंग ए पेमेंट ऑफ 3.5 lakhs टू ए सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ कुक्ड फूड एज मिड डे मील अंडर ए स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। बेटा ये जो आपके है, ये एंट्री नंबर 66 सीजीएसटी की जो है बी, उसके अंदर एग्जम्प्ट है। अब जब एग्जम्प्ट है, बराबर है, तो उसके अंदर इस केस में कोई टीडीएस वगैरह नहीं कटेगा, तो इसको भी इग्नोर करो क्योंकि ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, बराबर है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता परचेज ए हैवी जनरेटर फ्रॉम ए सप्लायर, और ये गवर्नमेंट स्कूल पेमेंट कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल जो है बेटा आपके जब पेमेंट करती है तो ये याद रखना गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह नहीं है। ओके, नाउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता परचेज ए हैवी जनरेटर फ्रॉम ए सप्लायर इन न्यू दिल्ली
Now it's making payment of rupees 5 lakhs and IGST 18% on 5 lakhs of such purchase. इस पे आपके TDS कटेगा. Finance department is making a payment of rupees 3 lakhs including GST 18% to a supplier of printing stationery. इसका मतलब 3 lakhs जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118 करते हैं हम अगर, तो 3 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 तो आता है 2,54,237.38 समथिंग. तो इसका मतलब यहाँ पे भी टीडीएस कटेगा. 2,50,000 क्रॉस हुआ, तो थर्ड एंड फोर्थ में टीडीएस कटेगा. तो टीडीएस किस में कटेगा? ओनली थर्ड एंड फोर्थ. डी वाला इज राइट आंसर. ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. नाउ सेकंड एमसीक्यू है, मैसेज ज्ञान पब्लिशिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, ओके, इज एंगेज्ड इन प्रिंटिंग. मतलब ज्ञान जो है एक पब्लिशिंग हाउस है, मैसेज ज्ञान, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, बराबर है, एंड एंगेज इन प्रिंटिंग एंड सेलिंग द बुक्स एज वेल एज ट्रेडिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. ही हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट चाहिए क्या इनको, देखते हैं जरा, नीचे आते हैं सीधा. कैलकुलेट द कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ई-वे बिल फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. अज्यूम रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल गुड्स टू बी 18%. ये क्या कह रहे हैं, ई-वे बिल जो जनरेट करना है उसकी वैल्यू बताना है आपको. तो ई-वे बिल जनरेट किस वैल्यू पे होता है वो पता होना चाहिए. तो एक देखो बेटा, ई-वे बिल कब जनरेट होगा? जब इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है या इंटरस्टेट सप्लाई हो, वैल्यू हमने पढ़ा 50,000 से ज्यादा हो, और जो भी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी किसी भी सप्लाई की गुड्स की, जो गुड्स सप्लाई करो उसकी वैल्यू, तो आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा. और उसमें भी हमने ये देखा है कि वो वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी में देखी जाती है. क्या देखी जाती है? इंक्लूसिव जीएसटी. ओके, तो जरा देखते हैं. पहला टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई इंडिकेटेड टैक्स इनवॉइस 35,000, मतलब ये एक्सक्लूसिव जीएसटी है. इसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड करो. जीएसटी अगर 18% होता तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35,000 मल्टीप्लाई बाई 18%, 6,300 प्लस 35,000, तो वैल्यू आ गई आपके 41,300. ओके, दूसरा वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई. एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए ई-वे बिल नहीं बनता है. वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी सेंट टू जॉब वर्कर ऑन डिलीवरी चालान. जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा बेटा. कितना? 15,000. सर इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करोगे? जॉब वर्कर को जब आप भेजते हो तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती है, तो उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता. तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 41,300 प्लस 15,000, ये आ गया आपके 56,300. ओके, ई-वे बिल बनेगा. तो कैलकुलेट द कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ई-वे बिल. तो कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी? 56,300 होगी आपके. ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इज राइट आंसर. 56,300 इज राइट आंसर. ना नेक्स्ट आ रहा है आपका थर्ड पॉइंट. मिस्टर मनुभाई एंड मिस्टर अनुभाई आर टू ब्रदर्स, ओके, रनिंग ए बिजनेस ऑफ सप्लाइंग lubricants located in the state of Gujarat. In their company Mrs. Ambani Lubricants Private Limited. Okay, तो Mrs. Ambani Lubricant Private Limited ये कंपनी है जो मिस्टर मनु भाई और मिस्टर अनु भाई की है, जो दोनों भाई है जो चलाते हैं. On death of their respected father, the two brothers have divided their business. Okay, however they have signed an agreement that Mr. Anu Bhai will not enter into business of supplying lubricants similar to business done by Mr. Ambani's Lubricants Private Limited run by Mr. Manu Bhai. मतलब मिस्टर मनु भाई जो है वो मैसेज अंबानी लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस चला रहे हैं, और उन्होंने अपने ही भाई मिस्टर अनु भाई को बोला कि भाई तू इस बिजनेस में नहीं आएगा. ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट, फॉर विच मिस्टर मनु भाई विल पे ₹2.5 करोड़ एज ए लमसम पेमेंट. 2.5 करोड़ पे कर रहे हैं. कौन कर रहा? मनु भाई कर रहा. किसको? अनु भाई को. ओके, नॉन कॉम्पिट फी हो गई एक तरह से. State whether transaction entered through the above agreement constitutes supply under CGST Act or not. ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बेटा सबसे पहले तो ये सप्लाई माना जाएगा. सप्लायर कौन हो गया? अनु भाई. ये अनु भाई है, ये हो गया आपके सप्लायर, और ये जो मन्नू भाई है आपके, मन्नू भाई हो गया आपके रिसिपिएंट. बराबर. मन्नू भाई इनको क्या देंगे? 2.5 CR. तो ये सप्लाई माना जाएगा, नॉन कॉम्पिट फी सप्लाई होती है, और 2.5 CR क्या माना जाएगा? वैल्यू. ओके, चलो इधर आ जाओ जरा. यस, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर मन्नू भाई. नो 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 नो. यस, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर अनु भाई. नो, गुड्स है नहीं, सर्विस है ये. यस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मिस्टर मन्नू भाई. रॉन्ग. यस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मिस्टर अनु भाई. यस,
अन्नू भाई सप्लायर है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मिस्टर अन्नू भाई। ओके, तो अन्नू भाई सप्लायर है। ओके, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपका एमसीक्यू नंबर 4, बांके बिहारी पेड़े वाले। पहले ये तो क्वेश्चन बड़ा है, पहले देख लेते हैं ये चाहते क्या है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और टाइम ऑफ सप्लाई किसका? गुड्स का। गुड्स में एक रिवर्स चार्ज होता है, एक फॉरवर्ड चार्ज होता है, बराबर है। तो रिवर्स चार्ज का बोला गया तो रिवर्स चार्ज वाले प्रोविजन लगाना। फॉरवर्ड चार्ज का प्रोविजन क्या है? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। जो अभी अमेंडमेंट के बाद जो हुआ है वो क्या? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, जरा आते हैं केस में। बांके बिहारी इज ए फेमस स्वीट मैन्युफैक्चरर लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मथुरा, गुड, उत्तर प्रदेश। He received an order of 200 kilograms of sweets on 2nd November 2018 from Messrs. घुमघुम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। घुमघुम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑर्डर दिया 200 किलोग्राम स्वीट्स का। किसको दिया? बांके बिहारी पेड़े वाले को, बराबर। और ये कहां लोकेटेड है? मथुरा में, जो यूपी में। एंड located registered in same locality of Mathura for a total consideration of rupees 1 lakh। 1 lakh का consideration है on occasion of Diwali festivals, that's good। All 200 kilogram sweets were delivered to Messrs. Gumgum Travels Private Limited on 5th November। मतलब स्वीट डिलीवर कब हुई? 5th नवंबर को। ये मूवमेंट का केस है। मूवमेंट के केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है बेटा? जिस दिन गुड्स रिमूव होता है प्रीमाइसिस से, फैक्ट्री से, बराबर, रिमूव होता है उस दिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होती है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, तो इसका मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस तो हो गया आपकी क्या? 5th नवंबर, तो हो गया डी आई विच एवर इज अर्लियर। और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस क्या है वो देखते हैं। बट विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू नहीं किया उस दिन। एज अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर बांके बिहारी वॉज ऑन लीव ऑन दैट डे। हाउएवर द इनवॉइस वॉज रेज्ड फॉर द सेम ऑन 6th नवंबर। इनवॉइस कब इश्यू किया? 6th नवंबर को किया। तो ये हो गया इनवॉइस की डेट। डी आई विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर क्या है? 5th नवंबर विल बी अर्लियर। तो इसमें आगे क्या बोला? व्हेन द अकाउंटेंट ज्वाइन द ऑफिस आफ्टर लीव, पेमेंट इन फुल वॉज मेड ऑन 7th नवंबर। पेमेंट क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं देखना गुड्स के केस में बेटा, वो खाली कंपोजिशन स्कीम के लिए है, बाकी सबके लिए किसी के लिए नहीं है। तो डी आई विच एवर इज अर्लियर, बी पॉइंट आ जाएगा। 5th नवंबर 2018 इज राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? दैट्स गुड। ना बड़ा नेक्स्ट आते हैं 5th पॉइंट में। 5th केस जो है, मेसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम। अब ये जो है आपका बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, वो कहां रजिस्टर्ड है? गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है, जो हरियाणा में। प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विस टू मिसेस ताज इंडिया लिमिटेड। ताज इंडिया लिमिटेड को कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। ओके, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। जो कहां पे लोकेटेड है और रजिस्टर्ड है? मुंबई महाराष्ट्र में। फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। जो लैंड कहां सिचुएटेड है? दुबई में सिचुएटेड है, उसके लिए। तो बेटा ये जो केस है इसके अंदर आपको बताना है क्या? डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैसेज बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट टू मैसेज ताज इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, बराबर है, उसको लेकर के आपको ये बताया गया कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बेटा यहां पर जो आ रहा है आपके, एक सेक्शन 12(2) और सेक्शन 12(3), दो सेक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। 12(2) जो होता है ना बेटा, वो जनरल प्रोविजन, जनरल सेक्शन है आपके। और 12(3) जो आईजीएसटी का है, वो क्या है? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर से रिलेटेड कोई केस हो, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से। बट ये जो कंसल्टेंसी है बेटा, मेरा मानना है कि 12(2) में कवर होगी कंसल्टेंसी वाली सर्विस। 12(2) में कवर होगी। तो 12(2) के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कोई सर्विस दी है, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने कोई सर्विस दी है, बराबर है, तो उस केस में याद रखना रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ओके, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? जो रिसिपिएंट है मैसेज ताज इंडिया लिमिटेड, लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो यहां पर ये जो मुंबई महाराष्ट्र है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आपके। ओके, अगर ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता तो 12(3) के प्रोविजन लगते, बराबर। ये सर्विस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो क्या लगते हैं? 12(3) के। बट कंसल्टेंसी सर्विस जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो कभी भी 12(3) में नहीं आएगी, 12(2) में जाएगी। 12(3) में आती तो फिर क्या होता? जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड और प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। उस हिसाब से भी चलते तब ये आंसर क्या आता? बी ही आता, मुंबई, बराबर। बट आपको यहाँ पे रेफरेंस 12(2) का देना होगा, क्योंकि ये कंसल्टेंसी सर्विस दी जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब ये कंसल्टेंसी, ये पता नहीं किसका है,
इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस खुद देते, कंसल्टेंसी नहीं, डेकोरेशन की सर्विस देते, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देते, इंजीनियरिंग की सर्विस देते, तो 12(3) वाले प्रोविजंस लगते। ओके, ये दोनों सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के। कोई डाउट? पक्का? दैट्स गुड। ना 6th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी इनमें से टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर और कौन सी एग्जम्प्ट है। और ये आप तभी बता सकते हो जब आपने एग्जम्पशन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा हो। ओके, तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला केस, सप्लाई ऑफ फूड बाय ए हॉस्पिटल टू पेशेंट। कौन सा पेशेंट? जो नॉट एडमिटेड। अगर एडमिटेड होता तो एग्जम्प्ट हो जाता, बराबर है, नॉट एडमिटेड। और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स, अटेंडेंट्स और विजिटर्स को अगर आप सप्लाई करते हो तो ये टैक्सेबल होगा, बराबर है। अगर ये पेशेंट को सप्लाई करते हो और पेशेंट अगर एडमिट होता तो यहां पर एंट्री नंबर 74 ऑफ सीजीएसटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता? आपके ये एग्जम्प्ट हो जाता। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी एयर कंडीशन रेलवे। ये आपके एग्जम्प्ट है बेटा। नॉन एसी रेलवे जो है वो आपके क्या माना जाएगा? पैसेंजर्स का है। एंट्री नंबर 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा आपके। सर्विस बाय ए ब्रांड एम्बेसडर बाय वे ऑफ फोक डांस परफॉर्मेंस फॉर कंसिडरेशन चार्ज इज ₹1,40,000। अगर आप कोई भी फोक डांस वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं 1,50,000 तक चार्ज कर रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है। बट यहां पर ये ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। अगर ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसी चीज की, अपने जिस चीज का भी ब्रांड एम्बेसडर बना है उसके ब्रांडिंग के लिए अगर कोई फोक डांस वगैरह परफॉर्म करा तो टैक्स चार्ज होगा और ये टैक्स लगेगा यहां पर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इंडिया टैक्सेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर बाय वेसल्स, बाय रेल या बाय जीटीए अगर ट्रांसपोर्ट होता तो एग्जम्प्ट होता एंट्री नंबर 20 एंड 21 में। ओके, बाय एयर अगर आपके ये जा रहा है तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये एग्जम्प्ट है आपके एंट्री नंबर 25 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके services provided by GTA where consideration charged on transportation of goods for single carriage is ₹900। अगर 1500 तक ये exempt होता, 1500 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता, तो ये भी आपके exempt है एंट्री नंबर 21 में। ओके, तो बेटा अब इसका मतलब टैक्सेबल कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, सी वाला, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर ना। अब आते हैं 7th केस, XY बैंगलोर कर्नाटका फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चाहिए क्या इनको? पहले वो देखते हैं द वैल्यू ऑफ द इनपुट स्टॉक ट्रांसफर टू चेन्नई ब्रांच। मतलब चेन्नई ब्रांच को जो इनपुट भेजा उसकी वैल्यू बतानी है। तो XY बैंगलोर कर्नाटका फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 10 metric tons of input stock transferred to branch located in Chennai, Tamil Nadu on 10th April. Transfer value of the input shown in invoice 10,000। 10,000 की वैल्यू उन्होंने इनवॉइस में शो कर रखी है। मतलब मैं अपनी ही ब्रांच, जो तमिलनाडु चेन्नई में मेरी ब्रांच है, वहां पर मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं जिसमें इनवॉइस की वैल्यू मैंने 10,000 दिखा रखी, इनवॉइस में मैंने दिखा रखी, वो मेरी डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो यहां पर रूल आपका कौन सा लग जाएगा? रूल 29 वैल्यूएशन का, क्योंकि मेरी ब्रांच को भेज रहा हूं तो डिस्टिंक्ट पर्सन का केस है। नाउ 5 metric tons of input supplied to customer located in Chennai एट ₹12,500 ऑन 10th अप्रैल। मतलब ये आपके ओपन मार्केट वैल्यू को देना चाहता है 5 metric tons की, जो अगर मैं चेन्नई में किसी को बेच रहा हूं तो 12,500 में बेच रहा हूं। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया यहाँ पे 1 metric ton ऑफ इनपुट इज ₹750। दैट्स गुड। चेन्नई ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जिस ब्रांच को मैं माल भेज रहा हूं उसको आईटीसी पूरा का पूरा मिलेगा। अब आपको वैल्यू बताना तो एक बार रूल 29 पे आते, रूल 28, सॉरी नॉट 29, रॉन्ग लिख दिया, रूल 28 पे आते हैं, बराबर। रूल 28 जो है वो क्या बोलता है, इधर देखो बेटा। रूल 28 आपका पहला ऑप्शन देता है अगर ओपन मार्केट वैल्यू तो आप ओपन मार्केट वैल्यू को लो। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले जो गुड्स है उनकी वैल्यू को वैल्यू ले लो। वो अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 110% को वैल्यू ले लो। वो भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 31 लगा दो आप। रूल 31 जो लगाओगे आप, वो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उनके अकॉर्डिंग, इनमें से जो भी एक मेथड लगा, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर कोई सा भी एक लगा दिया, मान लो आपने, मान लो आपका सेकंड मेथड लगा तो वो, और मान लो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती तो वो जो सेकंड आपने लगाया वो, और अगर उस गुड्स को एज सच तमिलनाडु वाली जो ब्रांच है मेरी एज सच सप्लाई कर रही है, बराबर, तो 90% ऑफ सेलिंग प्राइस
जिस वैल्यू पे वो बेचते हैं, विच एवर इज लेस, ये हमने पढ़ा था। बट वहीं पे अपनी बुक पे एक पॉइंट और भी मैंने रूल 28 में लिखा था, वो क्या, ये वाला, इफ रिसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, मतलब मेरी तमिलनाडु वाली ब्रांच जो है वो पूरा क्रेडिट अगर लेती है, पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलता है, बराबर है, तो उस केस में जो इनवॉइस की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ इनवॉइस है, वही डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, वही ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। तो यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में तो दे रखी है उन्होंने, ओपन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने कितनी दी हमारे को, उन्होंने बोला भाई 5 मेट्रिक टन्स जो है वो 12,500 में बेच रहे हो आप, ये उन्होंने बोला है। जबकि साथ में ये वाला प्रोविजन भी आपको दिया हुआ है क्या, कि भाई इनवॉइस में आपने वैल्यू 10,000 बता रखी है 10 मेट्रिक टन की, तब जब तमिलनाडु वाली ब्रांच जो है उसको अगर क्रेडिट मिलता है तो बेटा डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, यही 10,000 ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। उसका रीजन है ना बेटा कि भाई अगर मैं 10,000 की वैल्यू दिखा रहा हूं तो जीएसटी भी 10,000 पे करूंगा सरकार को, बराबर। कौन, मेरी ब्रांच, कौन सी ब्रांच, ये देखो बेंगलोर वाली, बराबर है। तो क्रेडिट भी तो तमिलनाडु वाली को 10,000 पे जितना पे किया उतना ही मिलेगा, ज्यादा थोड़ी मिलेगा, तो गवर्नमेंट को इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो 10,000 है वो राइट आंसर होगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला ही 10,000 इज राइट आंसर। ओके, कोई डाउट, पक्का श्योर, 100%, दैट्स गुड। नाउ 8th केस आता है, शगुन स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन वसई। ओके, 2 मिनट, चाहते क्या है, इफ the tax evaded by her as on said date on account of failure to obtain registration. Okay. Registration से related कुछ क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है। शगुन started supply of goods in Vasai, okay, Maharashtra from 1st January. Her turnover exceed 20 lakhs on 25th January. 25th को 20 लाख क्रॉस हो गया, बहुत अच्छी बात है। However, she didn't apply for registration. ये तो गलत बात है। Determine the amount of penalty, if any, that may be imposed on Shagun under section 122 subsection 1. Section 122 subsection 1 की पेनल्टी क्या है बेटा, 10,000 रुपीज, और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज हायर। ओके, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000, और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड कितना है, इफ द टैक्स इवेडेड बाय हर एज ऑन सेड डेट on account of failure to obtain registration is 1,26,000, तो 1,26,000 whichever is higher, तो क्या आएगा 1,26,000, B is right answer। नेक्स्ट आते हैं 9th केस। 9th केस क्या है, नाउ रोचेस्टर प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इश्यूड ए शोकोज नोटिस। ओके, ये डिमांड चैप्टर का बेटा शोकोज नोटिस, कब, 31 अगस्त 2021। ओके, अंडर सेक्शन 73 क्या है बेटा, मिस्टेक के केस, फ्रॉड के नहीं, FCWSP, फ्रॉड, कोलिजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, FCWSP। इनके केस होते हैं, बराबर, इनका केस होता है तो सेक्शन 74 लगता है। और नोटिस, शोकोज नोटिस कब इशू होता है, 4 years and 6 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वहां से। ओके, और एरोनियस रिफंड का केस होता है तो डेट ऑफ एरोनियस रिफंड। बट 73 के लिए कहां से कितना टाइम पीरियड दिया उन्होंने शोकोज नोटिस इश्यू करने का डिपार्टमेंट को, 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, बराबर है, जो ड्यू डेट है वहां से। और एरोनियस रिफंड का केस होता तो डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से। जरा देखते हैं, ये 73 का केस है, ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन 1st July 2017 एंड 31st December 2017। ओके, एज पर सेक्शन 73(1) इन द गिवन केस शोकोज नोटिस कैन बी इशूड लेटेस्ट बाय, कब तक कर सकते, तो इधर देखो बेटा, 1st July 2017 टू 31st December 2017 की बात हो रही है, तो इनका फाइनेंशियल ईयर आता है बेटा आपके कौन सा, 17-18, उस फाइनेंशियल ईयर का केस है। और फाइनेंशियल ईयर का केस है तो उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न वो आएगी 31st December 2018। यहां से 2 years and 9 months में शोकोज नोटिस इशू हो सकता है। 2 years and 9 months यहां से लेंगे तो 18, 19, 20, 21, 30 September 2021 तक नोटिस इशू हो सकता है। तो यहां पर 30 September 2021, मतलब बी इज राइट आंसर। कोई डाउट, पक्का श्योर, 100%, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा
Prabhat International Limited exported some goods to USA by air at the FOB price of $1 lakh. Other details are as follows. पूछा क्या भाई उसने, जरा देख लेते हैं. एक्सपोर्ट ड्यूटी पेबल बाय प्रभात इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करनी. ओके, तो बेटा आपको इधर देखो, $1 लाख आपकी एफओबी वैल्यू उन्होंने दी है, राइट. इसको पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन टैक्स चार्ज करना पड़ेगा. जरा देखते हैं. प्रेजेंटिंग शिपिंग बिल जो है, प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, उसकी डेट है 16 अप्रैल और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट है 18 मई. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई. आरबीआई वाले से तो कोई लेना देना नहीं, तो ये कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है. सीबीआईसी है और दो अलग अलग डेट की है. तो बेटा इधर देखो, हम रेट कौन सी लेंगे? हम रेट लेंगे जिस दिन शिपिंग बिल प्रेजेंट किया गया. तो मतलब यहां पे कन्वर्जन रेट होगी 65 मल्टीप्लाई बाय 65, कितना आ जाएगा? 65 लैक्स. अब यहां पे आते हैं बेटा, जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन सी लोगे? तो रेट ऑफ ड्यूटी ली जाती है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की, और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कब हुआ? आपके 18 मई को. तो उस दिन क्या रेट थी? 10%. 10% बोला तो 6,50,000 इज राइट आंसर. 6,50,000 इज राइट आंसर. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है 11th में. विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? इनमें से कौन सी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर नहीं होगी, वो आपको बतानी है. ओके, तो देखो, बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस देता है, एडवोकेट वगैरह लीगल सर्विसेज दी जाती है, तो वो रिवर्स चार्ज में आती है. फर्स्ट, बराबर है. दूसरा, किसी एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी जाती है तो वो रिवर्स चार्ज में आती है. ओके, अगर किसी आम आदमी को दी जाती है या गवर्नमेंट को दी जाती है तो वो एग्जम्प्ट होती है आपके. ओके, ये आपको पता है ना. आते हैं जरा इधर. रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट. अब इधर देखो, रिप्रेजेंटेशन सर्विस अगर दी जाती है तो बेटा ये आरसीएम में आती है, आपके टैक्स लगेगा, बराबर है. रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए सीनियर एडवोकेट, इस पे भी आपके टैक्स लगेगा. रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए फर्म ऑफ एडवोकेट, इस पे भी टैक्स लगेगा. तीनों पे आरसीएम में ही टैक्स लगता है. ए लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट टू एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, अगर किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को आपने सर्विस दी है तो बेटा वो आपकी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट होती है, बराबर. क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है. ओके, ना नेक्स्ट आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जो नीचे दिए गए हैं एमसीक्यूज, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का कारण नहीं हो सकता है? देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. बेटा पार्टनरशिप फॉर्म से प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जाएगा तो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा करके नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. तो बेटा ये रीजन जो है आपके, यहां पे ध्यान से सुनना, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का रीजन तो ये भी है, ये कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन यहां पर. दूसरा, द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता. सी, ए कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड. अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पे गया, कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ऑफ सीजीएसटी एक्ट. हाँ, अगर ये रेगुलर स्कीम में होता तो पिछले 6 टैक्स पीरियड देखा जाता, पिछले 6 महीने का रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है. बट ये कंपोजिशन है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड देखा जाता है. डीए, ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड. ये रीजन नहीं हो सकता है. यहां पे 6 पिछले 6 महीने का रिटर्न फाइल नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता. ओके, तो नेट फर्निश्ड फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा. ओके, इस केस में तो डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट आते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स or the credit accumulated on account of inverted tax rate structure. Okay, ये कैन क्लेम रिफंड, वो रिफंड क्लेम कर सकता है, उसके बारे में बात हो रही है. जीरो रेटेड सप्लाई अगर आप देते हो, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, तब आप रिफंड क्लेम करते हो. मालूम है आपको? वो रिफंड क्लेम कब तक कर सकते हो? एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट. राइट आंसर.
Before the expiry of the tax period, wrong answer. Before the expiry of 3 years from the relevant date, wrong answer. Before the expiry of 18 months from the relevant date, रॉन्ग आंसर. कर सकते हो बट 18 मंथ्स के बाद में भी कर सकते हो, 2 इयर्स तक कर सकते हो. और ये रेलेवेंट डेट क्या मानी जाती है यहाँ पर बेटा? रेलेवेंट डेट होती है भाई, रेलेवेंट डेट से 2 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो. बट यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई इनोवेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रेलेवेंट डेट किसको बोला गया है? यहाँ पर रेलेवेंट डेट होती है बेटा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 2 इयर्स के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो. बराबर है. चलो, ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट आते हैं आपके इसमें, a registered person who is under investigation for an offense under chapter 19 of CGST Act 2017, मतलब इन्वेस्टिगेशन का केस है बेटा ये, needs to retain the books of accounts, other records pertaining to such investigation until the expiry of, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक उसको रिटेन करने पड़ेंगे? वाह, गुड क्वेश्चन. जनरली हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक रिटेन करते हैं? तो हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 36 जो है सीजीएसटी एक्ट का, वो बोलता है कि 72 मंथ्स तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने चाहिए जनरली. बराबर है. लेकिन 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 अगर आपका केस इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होती है बराबर, उसके बाद 1 साल तक आपको रिटेन करने पड़ेंगे. 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीशन डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1 ईयर आफ्टर disposal of investigation, whichever is later, तब तक उसको रिटेन करना पड़ेगा. चला देखते हैं. 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records, ये है तो सही, बट इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट हुई, वो क्वेश्चन में दी नहीं है. 1 year आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, दोनों आएंगे विच एवर इज अर्लियर इनमें से, सॉरी विच एवर इज लेटर, नॉट अर्लियर. ए और बी, विच एवर इज लेटर, या सी इज राइट आंसर. नन ऑफ द अबव, सी इज राइट आंसर. तो आपको सी के साथ जाना पड़ेगा ना. अब आते हैं 15th में बेटा, द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017. ये क्या बोल रहा है आपके? बेस्ट जजमेंट. बेस्ट जजमेंट आपके बेटा, हमने असेसमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक सेक्शन 62 था, एक सेक्शन 63 था. 62 क्या, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो बट आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, नॉन फाइलर. और 63 आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था, आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था, बट आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, जबकि आप लाइबल हो. या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, फिर भी आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो. ये 2 सिचुएशन आपके 62 और 63 की है. इनमें बेस्ट जजमेंट की बात कही गई थी बराबर. और बेस्ट जजमेंट जो होता है वो कब तक हो जाना चाहिए था? तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वहां से 5 इयर्स में बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर देगा डिपार्टमेंट बराबर. एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जरा देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं. 15th वाला केस, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सीजीएसटी एक्ट 5 years from the date specified for furnishing the annual return for the financial year to which tax not paid relate. फर्स्ट वाला ही आ गया राइट आंसर. ओके, कोई टेंशन वाली मगजमारी वाली बात ही नहीं है ना बेटा. 16th आता है, इंस्पेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 कैन बी ऑर्डर्ड इफ द टैक्सेबल पर्सन हैज. जो होता है इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कब दिया जा सकता है, किस सिचुएशन में, किन सर्कमस्टांसेस में दे सकते हैं? इफ द टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस्ड एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यस, इस केस में देना पड़ता है ऑर्डर. सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, यस, इसमें भी देना पड़ता है इंस्पेक्शन का ऑर्डर. कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी लॉ टू इवेट टैक्स, यस, इसमें भी देना पड़ता है. तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबाव. मतलब आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो क्या आ जाएगा आपके? ऑल ऑफ दी अबाव. ऊपर वाले तीनों केस राइट है, तो ऑल ऑफ दी अबाव. ओके, कोई डाउट? पक्का? श्योर? नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, वेर एनी एजेंट सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. अगर कोई एजेंट गुड्स सप्लाई करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ओके, सच एजेंट शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे
द जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स? यस। ये हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा? ये लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ये। द प्रिंसिपल शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स? यस, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही लायबल होते हैं जॉइंटली एंड सेवरली। बराबर है। बोथ एंड भी? यस, ऊपर वाले दोनों है, इसमें भी बोथ एंड भी, नन ऑफ द अबव नहीं। सी इज राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? पक्का? नाउ नेक्स्ट आते बेटा हम 18th में। 18th क्या बोलता है? अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 द रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज। आपको फॉरेक्स रेट बतानी कौन सी लेंगे, तो बेटा इधर देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज हम कौन सी लेते हैं? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल, जो हम प्रेजेंट करते हैं, बराबर है, वो रेट। तो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने प्रेजेंट की थी वो वाली रेट ली जाएगी फर्स्ट टाइम। अगर आप वेयर हाउस में लेकर के जा रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस जिस दिन प्रेजेंट की, उस दिन जो रेट थी किसकी? सीबीआईसी की, वो रेट से फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कस्टम एरिया से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के जा रहे हो तो जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन आपने फाइल की है, व्हाइट कलर का जो डॉक्यूमेंट है, वो जो आपने फाइल किया है उस दिन की रेट एप्लीकेबल होगी। तो डेट व्हेन द वेसल्स अराइवल इन इंडिया? नो। डेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री? यस। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर? नो। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी? नो। तो बी इज राइट आंसर। नाउ अब आते हैं 19 केस में। Which of the following statement are correct? Okay, cases which are specially designed or fitted to contain a specific articles and given with the articles for which they are intended shall follow the classification of items which are packed। ये क्या कहना चाहता है? कुछ ऐसे पैकिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने देखा होगा कस्टम्स के, ये टॉपिक मैंने पता कहाँ कवर किया बेटा? जो आरटीपी आपको मैंने दी इशू की है, आरटीपी के क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां उसी आरटीपी के में ही मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर भी डिस्कस किया है। ओके, उसके रूल्स भी डिस्कस किए। तो इधर देखना बेटा, अगर कोई पैकिंग मटेरियल जो स्पेसिफिक शेप एंड साइज का है, जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स है, उसमें ज्वेलरी रखी जा सकती है। इस चश्मे का जो केस होगा, ये स्पेक्स का जो केस है, उसमें खाली स्पेक्स ही आ सकता। तो ये होता है स्पेसिफिक शेप एंड साइज के पैकिंग मटेरियल, जो किसी स्पेशल गुड्स के लिए या किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए बनाए जाते हैं और इसी गुड्स के साथ में रिमूव होते हैं। तो वो जो पैकिंग मटेरियल है वो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाएंगे। जैसे स्पेक्स के लिए जो बॉक्स में बनाता हूं वो स्पेक्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। बराबर है। तो हमारा जो पहला वाला केस है, केस विच आर स्पेशली डिजाइंड और फिटेड टू कंटेन स्पेसिफिक आर्टिकल्स एंड गिवन विद द आर्टिकल्स फॉर विच दे आर इंटेंडेड shall follow the classification of items which are packed। जिस आइटम को पैक किया गया है उस केस में, क्या ये उसी कैटेगरी में जाएगा? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका। नेक्स्ट, पैकिंग मटेरियल वेदर कैपेबल ऑफ रिपीटेटिव यूज और नॉट क्लियर्ड अलोंग विद गुड्स आर क्लासिफाइबल विद गुड्स? नो। ये क्या है? जैसे गैस सिलेंडर है, अब सिलेंडर की जो टंकी होती है वो टंकी रिपीटेटिवली यूज होती है, बराबर है। अब मैं अगर उस टंकी में गैस सिलेंडर एलपीजी गैस डाल करके सप्लाई करता हूं तो वो एलपीजी गैस की कैटेगरी में उसकी वैल्यू नहीं जाएगी, वो तो वापस आएगा, फिर उसमें मैं गैस फिल करके फिर वापस भेजूंगा। तो जो रिपीटेटिवली यूज होते हैं ना जो पैकिंग मटेरियल, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, बड़े बड़े कंटेनर हो गए, तो वो अपनी खुद की हेडिंग में क्लासिफाई होते हैं, प्रोडक्ट की हेडिंग में नहीं जाएंगे। वो गैस सिलेंडर गैस की हेडिंग में नहीं जाएगा, वो सिलेंडर अपनी खुद की स्पेशल जो कैटेगरी, जो उसकी खुद की कैटेगरी है उसी में क्लासिफाई होगा। बराबर। तो ये रॉन्ग है ये वाला। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या? फर्स्ट वाला इज राइट आंसर। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज कैलकुलेटेड एज। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? डंपिंग ऑफ मार्जिन, बराबर है, सॉरी रॉन्ग बोल दिया, मार्जिन ऑफ डंपिंग, एमओडी, जो डंपिंग अमाउंट है वो, और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लेस, वो लिया जाता है। तो हायर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन नहीं, लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन यस, हायर ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल वैल्यू नो, लोअर ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और नॉर्मल वैल्यू नो। तो बी इज राइट आंसर। तो बेटा यहां पर ही हमने मॉक टेस्ट पेपर के एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, बराबर। कल जो हमारा वीडियो अपलोड होगा, बराबर, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीए ने जो एमसीक्यूज निकाले, जिनमें से जो कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है वो हम उसमें कवर करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे ना बेटा। तो हमारा नेक्स्ट जो सी इंस्टीट्यूट का
ICAI MCQs का जो वीडियो है वो आपको कल अपलोड हो जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, गॉड्स ई लर्निंग पे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसमें मैं सेट वाइज चलूंगा और जो कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है उनको कवर करूंगा। ओके, और वो भी फास्ट ट्रैक में ही हम करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आप खाली रीजन समझ सको कि कोई भी आंसर है तो उसका रीजन क्या था। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।